अगला जो स्टेप आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसके बारे में अलग से आपसे शॉर्ट आंसर भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। साख पत्र भेजना, ठीक है, क्रेडिट सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ क्रेडिट के नाम से भी इसको जानते हैं, शॉर्ट में एलसी बोल देते हैं, या इसे आप लेटर ऑफ क्रेडिट कह सकते हैं, हिंदी में कहें तो साख पत्र। ठीक है, अब देखिए इंपोर्टर यानी कि आयातक है, वो माल मंगा रहा है, रिस्क किसका है? निर्यातक का, वो माल भेज रहा है। अगर उसके पास पैसा नहीं आया टाइमली तो दिक्कत है। तो अगर जो निर्यातक है वो आश्वस्त होना चाहता है इस बात से कि भाई आप में इतनी कैपेसिटी है, मेरा पैसे का नुकसान तो नहीं होगा, तो क्या करेगा वो आयातक से क्या मांग लेगा? साख पत्र मांग लेगा, उसकी डिमांड कर लेगा भाई आप मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट भिजवा दीजिए। अब क्या होता है, ये एक तरीके से सर्टिफिकेशन होता है, एक प्रमाण पत्र होता है। कौन देगा इसको? इसको बैंक देगा। किसका बैंक देगा? आयातक का। यानी आयातक का कोई बैंक होगा, वो सर्टिफाई करेगा भाई हम इस व्यक्ति की गारंटी लेते हैं, ठीक है, अगर ये पैसा आपका नहीं देगा तो हम देंगे, ठीक है। लेकिन बैंक इतनी आसानी से थोड़ी दे देगा इसको, इस बैंक में इसका अकाउंट होना चाहिए, या फिर ये इस बैंक को उतनी ही राशि का अमाउंट दे जितने का वो माल मंगाना चाहता है, ठीक है ना, तभी बैंक इशू करेगा, बैंक क्यों रिस्क लेगा। ठीक, तो ये बात है। चला जरा पढ़ते हैं इसके बारे में। यदि पार्किंसन एंड कंपनी को कमल प्रकाशन की भुगतान क्षमता पे पूरा विश्वास नहीं है तो वे उनसे साख पत्र भेजने के लिए कह सकते हैं, जो फिर उन्हें भेजना होगा। साख पत्र से आशय, देखिए कई बार ये नहीं मांगा जाता, पहले से अगर डीलिंग हो रही है तो जरूरत नहीं है, लेकिन किसी नए व्यक्ति के साथ आप डीलिंग कर रहे हैं तो मांगना जरूरी है, बिजनेस का नियम कहता है। साख पत्र से आशय एक ऐसे पत्र से है जो आयात करने वाले फर्म का बैंक निर्यात करने वाले को लिखता है तथा जिसमें यह आश्वासन दिया जाता है कि आयातकर्ता निर्यातकर्ता द्वारा लिखे गए एक नियत राशि तक के विनिमय विपत्र को प्राप्त होते ही सकार देगा, यानी कि उसका पेमेंट कर देगा। साख पत्र पाने के लिए आयातकर्ता व्यापारी को या तो बैंक के पास साख राशि के बराबर धन जमा करना पड़ता है अथवा उसके पास एक खाता खोलना पड़ता है ताकि वह बैंक से निर्यातक के पक्ष में साख पत्र देने का अनुरोध कर सके, तो तभी ये हो पाएगा। ओके, चलिए खैर, क्योंकि देखिए पेमेंट भी जो होगा लास्ट में क्या होगा, जो हमारा निर्यातक है, अब देखिए लास्ट में क्या होगा, हमारा जो निर्यातक है वो एक बिल लिखेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको पेमेंट चाहिए, और इस पे एक्सेप्टेंस कौन देगा? हमारा आयातक देगा, ठीक है, हाँ भाई मैं आपको भुगतान कर दूंगा, और ये भुगतान जो है उसके बाद इसको भेज देगा हमारे निर्यातक को, तो उस बिल का भुगतान उस बैंक के थ्रू ही होगा, तो तभी वो गारंटी देगा। खैर चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो स्टेप है वो क्या है? अधिकार प्रपत्र तथा अन्य प्रलेख प्राप्त करना। ठीक, अब देखिए आपने ऑर्डर भेजना था, भेज दिया, आपने लेटर ऑफ क्रेडिट भेजना था, उसने मांगा तो आपने वो भी भेज दिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जो हमारा निर्यातक है, जब हम निर्यात के स्टेप पढ़ेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, वो माल लोड करवाएगा आपका, ठीक, तो उसके जो भी स्टेप होंगे उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लोड करवाने वाले प्रोसेस तक होके बहुत सारे डॉक्यूमेंट उसके पास इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक, और वो सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उसकी आवश्यकता इनको पढ़ने वाली है, ठीक है। तो क्या करना होगा, निर्यातक को ये सारे डॉक्यूमेंट जो है किसको भेजने पड़ेंगे? आयातक को भेजने पड़ेंगे। क्या क्या होगा इन डॉक्यूमेंट में, अभी पढ़ते हैं, देखिए क्या क्या लिखा है यहाँ पर। जैसे ही माल रवाना कर दिया जाता है, निर्यातक इसकी सूचना तथा समस्त संबंधित अधिकार प्रपत्र आयातकर्ता के पास भेज देगा। विनिमय पत्र की राशि माल के बीजक की राशि के बराबर होती है। यह विनिमय विपत्र निर्यातक के बैंक अथवा इसके एजेंट द्वारा आयातकर्ता के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो एक तो बिल होगा, और विनिमय पत्र के साथ संलग्न कागज व्यापारी को तभी दिए जाते हैं जबकि वह निर्यातकर्ता के निर्देशानुसार उस विनिमय विपत्र को स्वीकार कर ले या उसका भुगतान कर ले, ठीक है। आप देखिए दो प्रकार के विनिमय विपत्र होते हैं, विनिमय विपत्र कह लीजिए या इसको आप बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, ठीक है। एक होगा आपका बिल ऑफ साइट जो हमने पढ़ा था, यानी कि तुरंत आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है, और एक जो है जिसका पेमेंट बाद में होता है, बिल ऑफ पेमेंट इसका बाद में होगा, ठीक है। तो बिल ऑफ साइट का तो क्या होगा भाई, जैसे ही आपको ये सारे बिल और कागजात बैंक में पहुंचे, अब बैंक पहले कहेगा आपसे कि भाई आप इसका पेमेंट कर दीजिए, तब आपको हम देंगे, तभी आप माल छुड़ा सकते हैं। लेकिन जो दूसरा वाला हो उसमें क्या है कि आप केवल एक्सेप्टेंस दे दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हैंडओवर कर दिए जाएंगे ताकि आप माल छुड़ा लें, और पेमेंट जो भी इसमें तारीख लिखी है, ठीक है, वो बाद की डेट का होता है, ये एक्चुअली टाइम बेस्ड होता है,
ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कोई ना कोई तारीख लिखी होगी 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, तब पेमेंट कर दिया जाएगा और डॉक्यूमेंट तुरंत मिल जाएंगे ताकि माल छुड़ाया जा सके। ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या होगा, जो भी हमने पढ़ा था आयात के डॉक्यूमेंट पिछले चैप्टर में। अब देखिए, जब अधिकार पत्र भेजने की बात है तो सबसे ज्यादा जो जरूरी पत्र है वो क्या है, जहाजी बिल्टी, बिल ऑफ लेडिंग, यही है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसके अलावा जो इनवॉइस है वो भी भेजा जाता है, जिसे हम बीजक कहते हैं, वो भी भेजा जाएगा। ठीक, लेकिन ये बीजक तो बाद में भी भेजा जा सकता है। ये जो जहाजी बिल्टी है ये सबसे ज़रूरी है, यही इस बात का प्रमाण है कि आप माल छुड़ा सकते हैं। ठीक, अगर ये ना हो तो फिर दूसरा कुछ तरीका ईजाद करना पड़ेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो निर्यातक द्वारा आयातक को भेजा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक तो बिल देगा, बिल के साथ क्या देगा, ये बिल ऑफ लेडिंग देगा। ठीक है, बैंक के थ्रू तभी छुड़ा पाएंगे जब बिल वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। निकासी प्रतिनिधि की नियुक्ति एवं उसे अधिकार पत्र भेजना। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। अब ये हमारा आयातक था, अब माल आ गया, कहाँ पर आ गया, पोर्ट पे आ गया, यानी बंदरगाह पे आ गया। अब ये व्यक्ति भाई साहब दूर बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है मेरठ में, और माल आया कहाँ पे, मुंबई में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर भी अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, हम उसको सारे डॉक्यूमेंट भेज देंगे और ये क्या करेगा, यहाँ से माल छुड़वाएगा। ठीक, तो पहले से ही जो लोग इसमें डील कर रहे होते हैं तो पहले से ये सब तय होता है, लेकिन पहली बार कर रहे हैं तो आपको ये काम नियुक्त करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, माल के अधिकार पत्र हाथ में आने के बाद माल मुंबई के, जो उदाहरण दे रहे थे मेरठ और मुंबई वाला, इसलिए इन्होंने ये कहा गया। ठीक है, मुंबई के बंदरगाह पर जहाज से उतरवाने और फिर मेरठ को रवाना करने के लिए कमल प्रकाशन एक निकासी प्रतिनिधि को नियुक्त करेंगे और उसे अपने निर्देश पत्र के साथ माल के अधिकार पत्र भेज देंगे। अधिकार पत्र यानी कि इसमें वही सारे डॉक्यूमेंट होंगे जिनका अभी हमने जिक्र किया था। स्मरणीय है कि जहाज की बिल्टी का बेचान निकासी एजेंट के नाम पर करना पड़ेगा। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो जहाजी बिल्टी है इसका बेचान किया जा सकता है ताकि वह जहाजी कंपनी से माल लेने की व्यवस्था कर सके। ठीक, तो हम उसमें लिख देंगे भाई हमारे आदेश पर ये जो हमारा प्रतिनिधि है इसको माल की सुपुर्दगी दी जाए, तो जो हमारी जहाजी बिल्टी होगी उस पर क्या हो जाएगा, बेचान हो जाएगा। एक और कंडीशन होती है कि अगर मान लीजिए जहाजी बिल्टी नहीं मिल पाई है तो फिर क्या होगा, हमारा जो प्रतिनिधि है वो क्या करेगा, एक फॉर्म भरेगा, वहां पर गारंटी वाला एक फॉर्म भरेगा। अभी इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं। अगला स्टेप है जहाज से माल उतरवाने का आदेश प्राप्त करना। सारी व्यवस्था निकासी एजेंट करेगा, वह जहाजी कार्यालय में जाकर भाड़ा आदि चुकाएगा यदि ये पहले से चुकता नहीं है, और जहाजी बिल्टी पर जहाज से माल उतारने की अनुमति सूचक हस्ताक्षर करा लेगा। यदि जहाजी बिल्टी आने में देरी हो तो निकासी प्रतिनिधि को एक गारंटी फॉर्म भरना होगा, जो अभी मैं आपको बता रहा था, जिसमें वह इस आशय की घोषणा करेगा कि उसे माल की सुपुर्दगी लेने का उचित अधिकार है। यदि जहाजी कंपनी को जहाजी बिल्टी के बिना ही माल देने की फलस्वरूप कोई हानि उठानी पड़े तो वह उसकी पूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, इस बात की गारंटी है। ऐसी घोषणा करने पर जहाजी कंपनी निकासी चालान या सुपुर्दगी आदेश बनाएगी। इस आदेश को कप्तान के पास ले जाकर माल की सुपुर्दगी ली जा सकती है। यह आदेश 2 प्रतियों में बनाया जाता है। ध्यान रहे कि जब जहाजी बिल्टी आ जाए तो निकासी प्रतिनिधि को इसे देकर अपना गारंटी फॉर्म वापस ले लेना चाहिए। जैसी बिल्टी आ जाए तो ये गारंटी जो है कैंसिल हो जाएगी, ये वापस ले लीजिए क्योंकि अब तो बिल्टी आ गई। ठीक है ना, अब यहाँ से क्या होगा भाई, अब यहाँ से ये लेगा क्या, वही हमारा जो डिलीवरी ऑर्डर है। डिलीवरी ऑर्डर कौन दे देगा, जहाजी कंपनी दे देगी इसको। अब ये क्या करेगा भाई, ये उस कैप्टन के पास जाएगा। ठीक है, जो भी जहाज का कप्तान होगा, लेकिन उससे पहले बीच में इसे क्या करना पड़ेगा, कैप्टन के पास तो जाएगा, लेकिन कैप्टन कहेगा भाई क्या आपने जो इसका आयात कर होता है उसका भुगतान कर दिया, बोलेगा नहीं। क्या आपने जो यहाँ पे डॉक के जो चार्जेस होते हैं क्या उसका भुगतान कर दिया, नहीं, रसीद दिखाइए। तो हमें पहले इन स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ते हैं जरा इसके बारे में। आयात कर, माल को छुड़ाने से पूर्व निकासी प्रतिनिधि कस्टम हाउस जाएंगे और आयात कर के भुगतान के लिए कर चालान फॉर्म भरेंगे। कर का भुगतान करने पर चुंगी अधिकारी फॉर्मों पर हस्ताक्षर करेगा एवं एक प्रति अपने पास रखकर शेष 2 प्रतियां निकासी प्रतिनिधि को देगा। यह चालान आगम पत्र यानी कि बिल ऑफ एंट्री कहलाएगा। देखिए बिल ऑफ एंट्री भी आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है किसका भुगतान कर दिया हमने, आयात कर का भुगतान तो कर दिया, लेकिन अभी ये रह गया है, इसका ही भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अब आपने आयात कर का तो भुगतान कर दिया,
आयात करके भुगतान के बाद अगला स्टेप क्या आएगा, आपको जो डॉक व्यय हैं, डॉक चार्जेस हैं, इनका भुगतान करना पड़ेगा। तो देखिए, और भुगतान करने के बाद आपको यहाँ से डॉक रिसीट मिल जाएगी। जो भी डॉक्यूमेंट हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किए थे वो सारे यहाँ पर उनका जिक्र होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप वापस जाके उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, आपकी क्लैरिटी अच्छी होगी। लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो क्या होगा भाई, आयकर देने के बाद निकासी प्रतिनिधि को डॉक या गोदी व्यय चुकाने होते हैं और उसके लिए गोदी चालान भरना होगा और साथ में सुपुर्दगी आदेश व्यय जो प्रवेश बिल अभी हमें मिला उसकी एक प्रति दाखिल करनी होगी। गोदी व्यय का भुगतान करने पर गोदी अधिकारी चालान पर हस्ताक्षर करेगा और उसकी एक प्रति कार्यालय में रख लेगा, दूसरी प्रति निकासी प्रतिनिधि को लौटा देगा। यह कार्य महत्वपूर्ण है क्योंकि गोदी व्यय दिए बिना माल को गोदी से हटाया नहीं जा सकता, यानी डॉक से आप हटा नहीं सकते तब तक उसका पेमेंट नहीं कर देते। बंदरगाह से माल हटाना, अब आपको वहां से माल हटाना है। तो जैसे ही अब आपके पास इसकी रसीद हो गई, इसकी रसीद हो गई, ठीक है, अब आप अपना माल वहां से हटा सकते हैं। अब कहाँ जाएंगे आप, देखिए, गोदी व्यय चुकाने के बाद निकासी प्रतिनिधि जहाज के कप्तान के पास जाएगा। अब गया कप्तान के पास और उसे सुपुर्दगी आदेश, आगम यानी कि जहाजी बिल्टी और आगम पत्र एवं गोदी चालान प्रस्तुत करेगा। सारे सबूत उसको दे देगा। भाई देखिए, डिलीवरी का भी मेरे पास आदेश है, मेरे पास जहाजी बिल्टी भी है, मेरे पास बिल ऑफ एंट्री भी है और मेरे पास गोदी चालान भी है। सब कागज सही होने पर कप्तान माल को जहाज से उतारने की अनुमति दे देगा। तत्पश्चात वह डॉक से माल हटाकर बाहर ले जा सकेगा। डॉक पर चुंगी निरीक्षक उपस्थित रहते हैं। यदि वे चाहे तो किसी भी गांठ या पेटी को खुलवा कर यह देख सकते हैं कि कोई ऐसा माल तो नहीं जिस पर चुंगी नहीं दी गई है। माल को शीघ्र गतिशील डाक से हटाया लेना चाहिए, अन्यथा विलंब शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चेक कर सकते हैं, उनका काम है। ठीक, अब क्या है, अब दो स्टेप आते हैं यहाँ पे। अब आपके पास माल आ गया। अगर आप माल जो है पुनर्निर्यात के लिए खरीदा है आपने, तो क्या करना पड़ेगा, आप इसे डायरेक्टली कहाँ पे भिजवा दीजिए, बॉन्डेड वेयर हाउस में, यानी कि प्रतिबंधित गोदाम में डाल दीजिए। ठीक है, या फिर आपने बेचने के लिए तो मंगाया है लेकिन आपने पूरा आयकर नहीं चुकाया, ठीक है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, उसे बॉन्डेड वेयर हाउस में रख सकते हैं। ठीक है, वो बात देखो यहाँ पे आ गई। यदि माल पुनर्निर्यात के लिए अथवा उस पर आयात कर तुरंत अदा नहीं किया जा सकता तो माल को कर का भुगतान होने तक प्रतिबंधित गोदाम में रखवाया जाएगा। गोदाम में माल के आ जाने पर गोदाम अधिकारी एक रसीद देता है जिसे गोदी वारंट कहते हैं। इस पर नियमानुसार टिकट लगा होता है। अब देखिए, आपको गोदी वारंट भी मिल गया, जैसे वहां ले जाएंगे तो आपको वारंट मिल जाएगा। इसका हस्तांतरण सुपुर्दगी व बेचान के द्वारा किया जा सकता है। जो भी यह गोदी वारंट लाकर देगा उसी को माल दिया जाएगा। चूंकि प्रस्तुत उदाहरण से अज्ञात प्रतिनिधि ने चुंगी अदा कर दी है और माल पुनर्निर्यात के लिए नहीं है, इसलिए वह माल को सीधा रेलवे स्टेशन ले जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं ये वाली कंडीशन नहीं है, ये वाली कंडीशन है और उसमें भी पूरा टैक्स दिया जा चुका है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो फिर इसके बाद अगला स्टेप क्या है कि भाई माल को आप रेल पे लदवाइए। ठीक है, तो वहां बुकिंग करनी पड़ेगी। आपकी जो माल गाड़ी होती है गुड्स ट्रेन, उसकी बुकिंग करिए। ठीक है, तो ये जो हमारा निकासी प्रतिनिधि को ये सब कुछ कर लेगा। तो जब अब निकासी प्रतिनिधि माल को रेल से लदवाकर कमल प्रकाशन मेरठ को भेजेंगे, रेल पर माल लादने पर उन्हें रेलवे बिल्टी प्राप्त होगी। तो माल भेजेंगे तो यहाँ पे कौन सी बिल्टी मिलेगी, रेलवे बिल्टी। अब क्या है भाई, निकासी प्रतिनिधि द्वारा सूचना। अब ये सारा काम हो गया तो ये हमारा जो एजेंट है, ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे देगा यानी आयातक को कि भाई मैंने जो है सारे काम कर दिए हैं और मेरा जो है इतना खर्चा और कमीशन हुआ है। मैं इसके साथ अपना बिल भी भेज रहा हूँ और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो सारे भेज रहा हूँ। आप अपना माल वहां से रेलवे से छुड़वा लीजिएगा। रेलवे बिल्टी भी भेज रहा हूँ। ठीक है, लेकिन निकासी प्रतिनिधि प्रकाशन को अपने खर्चे व कमीशनों का हिसाब बनाकर भेजेंगे। साथ में रेलवे बिल्टी में गोदी चालान व प्रवेश बिल की प्रतियां भी भेजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, माल को रेल से छुड़ाना। अब जो हमारा आयातक था जो कि कहाँ बैठा हुआ था, मेरठ में, अब भाई वो माल अपना छुड़ा लेगा रेलवे स्टेशन से। ये जो भी डॉक्यूमेंट इसने दिए थे ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पहुंचा देगा और इसको माल की सुपुर्दगी मिल जाएगी और ये अपने गोडाउन में ले जाएगा। अब कमल प्रकाशन रेलवे बिल्टी की सहायता से माल को रेलवे से छुड़ा लेंगे तथा उचित वाहन में रखवाकर दुकान या गोदाम तक ले जाएंगे। वह निकासी प्रतिनिधि को उसके हिसाब के भुगतान में चेक या ड्राफ्ट द्वारा रुपए भेज देंगे। उसका पेमेंट कर दिया जाएगा, चेक भेज दिया या कैश कर दिया, आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। गोदाम में पेटियां खुलवाकर माल को चेक किया जाएगा और यह देखा जाएगा कि वह आदेश के अनुरूप ही आया है या खराब तो नहीं हुआ है। तो ये इस तरीके से आपका पूरा जो आयात का प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट होता है। देखिए यहाँ भी इन्होंने बताया कि आयात में कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रयुक्त होते हैं। इंडेंट होता है, प्रवेश बिल या दृष्टि बिल होता है, विदेशी बिल होगा, डॉक चालान होगा, डॉक वारंट होगा और रेलवे बिल्टी। ठीक है ना। अब रही बात की इनवॉइस, ये बाद में रिसीव होगा। ठीक है, एक तो होता है कि पेमेंट हम तुरंत कर देंगे, पेमेंट तुरंत कर देंगे तो हो सकता है वो साथ में ही भेज दे। ठीक, अदरवाइज तुरंत नहीं करना होता है, 3 महीने बाद करना होता है। तो आराम से जो है निर्यातक बाद में हमें
इनवॉइस बना के भेज देगा। ठीक है, पेमेंट हमें बाद में करना है 3 महीने बाद 4 महीने बाद, लेकिन हमारा माल हमारे पास आ गया। ठीक है, पैसा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है तो पे कर दिया जाएगा जैसी भी ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ 15 स्टेप्स के बारे में हमने जिक्र किया। एक आध स्टेप कम या ज़्यादा हो सकते हैं एक्चुअल स्थिति में, लेकिन जनरली ये स्टेप्स रहते हैं। तो इन स्टेप्स को अच्छे से लर्न आपको करना होगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसके बारे में बनेगा। एक प्रश्न बनेगा आपका आयात के स्टेप से रिलेटेड, और एक इसी संबंधित बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका कि इसमें जो प्रयुक्त होने वाले जो डॉक्यूमेंट है तो उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।